नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सोलन और सब डिविजनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कंडाघाट का यह प्रयास है कि आप तक डिजिटल माध्यम के द्वारा कुछ कानून की जानकारियां पहुंचाई जाएं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम पंचायती राज संस्थान के न्यायिक कार्य की चर्चा करेंगे। भारत की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है। इन्हीं ग्रामीण इलाकों की जो स्थानीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था सही रूप से काम करती है यदि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण के कारण प्रत्येक व्यक्ति में लोकतंत्र में भागीदारी और निर्णय लेने की भावना जागृत होती है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे निचले स्तर पर मजबूत होती है। वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्यों को यह निर्देश है कि वह ग्राम पंचायतों को अधिकार दे ताकि ग्राम पंचायतें सेल्फ गवर्नेंस चला सकें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज का उदय हुआ और संविधान के 73वें संशोधन को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 के अध्याय 4 में धारा 30 से धारा 76 तक ग्राम पंचायतों के न्यायीकृत और शक्तियों के बारे में बताया गया है। एचपी पंचायती राज एक्ट 1994 में यह बताया गया है कि कौन कौन से अपराध हैं जो कि ग्राम पंचायत द्वारा जिनका निपटारा किया जा सकता है। जैसे कि सेक्शन 160 ऑफ इंडियन पिनल कोड कमिटिंग अफ्रे, जैसे झगड़ा करना, एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स धारा 172 ऑफ इंडियन पिनल कोड, ऑब्स्ट्रक्टिंग सर्विस और पब्लिशिंग ऑफ समन्स इशूड बाय लॉफुल अथॉरिटी धारा 173 ऑफ इंडियन पिनल कोड, रिफ्यूजिंग ओथ और अफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय ए पब्लिक सर्वेंट धारा 178 ऑफ इंडियन पिनल कोड, धारा 179 रिफ्यूजिंग टू आंसर ए पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज्ड टू क्वेश्चन, धारा 180 रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट, धारा 228 इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू ए पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, धारा 264 टू 267 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर मेंशन्ड इन चैप्टर 13, धारा 269 नेग्लिजेंटली डूइंग एन एक्ट डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ, धारा 277 डिफाइलिंग द वाटर और पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर, धारा 283 डेंजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन, धारा 285 डीलिंग विद फायर और एनी अदर कंबस्टिबल मैटर एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ एक्सेट्रा, धारा 286 डीलिंग विद एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ एक्सेट्रा, धारा 288 omitting to guard against probable danger to human life for a building over which a person has right to pull down or repair, धारा 290 negligent conduct with respect to any animal, धारा 290 committing a public nuisance, धारा 294 obscene acts and songs, धारा 323 voluntarily causing hurt, धारा 334 voluntarily causing hurt or provocation, धारा 341 wrongful restraining any person, धारा 352 assault or use of criminal force otherwise than on grave provocation, धारा 390 धारा 379 theft where the value of the property stolen does not exceed rupees 250, provided that no gram panchayat shall take cognizance of any such complaint if the accused has been previously convicted of an offence under chapter 12 or 17 of the Indian Penal Code, punishable with the imprisonment of either description for a term of 3 years or upwards, has previously been fined for theft or receiving or retaining stolen property by any panchayat, or is a registered habitual offender under any law for the time being in force, has been bound over to be of good behavior in proceedings instituted under section 109
or 110 of Criminal Procedure Code 1973, 5 of 1974, or has had an order or restriction passed against him under the Himachal Pradesh Restriction of Habitual Offenders Act 1973, 9 of 1974, or has been previously convicted for gambling. धारा 403 डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन, धारा 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, धारा 411 डिसऑनेस्टली रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, धारा 417 चीटिंग, धारा 426 मिसचीफ व्हेन द डैमेज और लॉस कॉज्ड डज नॉट एक्सीड 50, धारा 427 रुपीज इन वैल्यू, धारा 427 mischief and thereby causing damage to property or loss of ₹50 or exceeding ₹50 in value, धारा 482 maiming of animal of the value of ₹10, धारा 429 mischief by killing or maiming a cattle etc. of any value or any animal of the value of ₹50, धारा 447 criminal trespass, धारा 504 insult intended to provoke breach of the peace, धारा 506 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक्सेट्रा, धारा 509 uttering any word or making any gesture intended to insult the modesty of a woman, धारा 510 मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन। तो ये सब धाराएं थी आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड की। इसके अतिरिक्त धारा 22 दी वैक्सीनेशन एक्ट 1880, punishment of offences covered by clause A, B and D of section 22, धारा 24 the cattle trespass act, forcibly opposing the seizure of cattle or re-securing the same, धारा 26 causing damage to land or crops or public roads by pigs। इसके बाद द हिमाचल प्रदेश जुवेनाइल प्रिवेंशन ऑफ स्मोकिंग एक्ट 1952, धारा 3 पेनल्टी फॉर सेलिंग टोबैको टू चिल्ड्रन। इसी एक्ट के अंतर्गत धारा 4 सीजर ऑफ टोबैको फ्रॉम जुवेनाइल्स इन ए पब्लिक प्लेस। उसके बाद द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, धारा 3 पेनल्टी फॉर ओइंग और कीपिंग और हैविंग चार्ज ऑफ गैम्बलिंग हाउस, धारा 4 पेनल्टी फॉर बीइंग फाउंड इन ए गैम्बलिंग हाउस, धारा 7 पेनल्टी ऑन पर्सन अरेस्टेड फॉर गिविंग फॉल्स नेम्स एंड एड्रेसेस, और offenses under section 22, 158 and 187 of the act। तो हम इसके बाद ग्राम पंचायत में चलाए जाने वाले प्रोसीजर जिसके अंतर्गत मामला चलता है उसके बारे में बात करेंगे। ग्राम पंचायत किसी केस में 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है, परंतु वह कारावास के दंड का आदेश न दे सकती है। कोई भी न्यायालय किसी मामले या कार्रवाई में संज्ञान न ले सकती है जिसके संज्ञान एसपी पंचायती राज एक्ट 1994 में ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाना हो। यदि कभी कोई मामला किसी मैजिस्ट्रेट के पास लंबित है तो वह मामला ग्राम पंचायत द्वारा मामला ग्राम पंचायत द्वारा विचारणीय है तो उस मामले को तुरंत उस ग्राम पंचायत को अंतरित करना होगा और जिसके बाद उस मामले का निपटारा ग्राम पंचायत करेगा। यदि ग्राम पंचायत को यह प्रतीत होता है कि उसके समक्ष किसी मामले की अधिकारिता नहीं है या वह अपराध में पर्याप्त दंड नहीं दे सकता है तो वह मामला किसी नियमित न्यायालय में उचित आदेश पारित करने के लिए भेजा जा सकता है। ग्राम पंचायत ऐसे अपराध का संज्ञान न ले सकता है जिसके अभियुक्त 3 वर्ष या उसके अधिक अवधि के लिए कारावास की सजा हो गई हो या धारा 379 आईपीसी के अधीन किसी ग्राम पंचायत द्वारा पहले ही जुर्माना किया जा चुका हो। इसी के साथ धारा 109 और 110 ऑफ आईपीसी के अधीन गुड बिहेवियर अर्थात सदाचार के लिए बाधित किया गया व्यक्ति भी ग्राम पंचायत द्वारा उस ग्राम पंचायत द्वारा उसके अपराध का निपटारा ना किया जा सकता है। किसी भी वाद पर ग्राम पंचायत की अधिकारिता है यदि उसका मूल्य 2000 रुपये से अधिक ना है। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति किसी
सिविल, फौजदारी या राजस्व मामले को एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत में ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सिविल जज या कलेक्टर के पास दे सकता है, जिसकी जानकारी उसे पंचायत को देनी होगी। यदि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सिविल जज या कलेक्टर को उचित लगता है तो वह उस केस को दूसरे ग्राम पंचायत में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत में कोई भी वाद एक नियमित समय के बाद दायर नहीं किया जा सकता है, जिसे कि हम लिमिटेशन टू फाइल ए मैटर भी कहते हैं। एचपी पंचायती राज एक्ट 1994 की अनुसूची 4 में बताया गया है कि कौन कौन से मामले कितनी अवधि तक कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं, कितनी अवधि तक पंचायत में फाइल किए जा सकते हैं। कोई भी ग्राम पंचायत किसी न्यायालय में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला लंबित है या अभियुक्त व्यक्ति पर किसी अपराध के लिए मामले का निपटारा किया जा चुका है, उन मामलों में ग्राम पंचायत संज्ञान न ले सकती है। यदि ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के बारे में कोई विवाद है तो उस विवाद का निपटारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सिविल जज या कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। यदि कोई मामला, वाद या कार्यवाही किसी व्यक्ति द्वारा मौखिक रूप से दी जाती है तो प्रधान या उप प्रधान उसे लिखित रूप से अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे और उस व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाएंगे। उसके पश्चात 3 पंचों का न्यायिक पीठ गठित करेगा जो कि उस मामले का निपटारा करेंगे। 3 पंचों में से एक पंच कार्यवाही के संचालन के लिए उस न्यायपीठ की अध्यक्षता करेंगे। यदि कोई पार्टी सूचना के बावजूद मामले में हाजिर होने में सफल होती है तो ग्राम पंचायत उस मामले को खारिज कर सकती है। कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर जैसे एडवोकेट इत्यादि किसी भी पार्टी की ओर से ग्राम पंचायत के समक्ष पैरवी नहीं कर सकते हैं, परंतु कभी भी पार्टी व्यक्तिगत तौर पर या भागीदार या रिश्तेदार द्वारा हाजिर हो सकती है। ग्राम पंचायत किसी मामले में जो कि किसी न्यायालय में लंबित ना हो और जो दोनों पक्षों को स्वीकृत हो, उसका निपटारा समझौते द्वारा कर सकती है। ग्राम पंचायत किसी मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए लोकल इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकती है, जिसे हम स्थानीय अन्वेषण कहते हैं। यदि किसी मामले का निपटारा करते समय पंचों के बीच यदि मतभेद होता है तो उसका निर्णय बहुमत से किया जाता है। यदि अभियुक्त ग्राम पंचायत के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है या उसका पता नहीं लगाया जा सकता है तो ग्राम पंचायत निकटतम मैजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट देगा, जिसके पश्चात मैजिस्ट्रेट अभियुक्त की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर सकता है। इसी तरह यदि ग्राम पंचायत द्वारा लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को हाजिर होने, साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन दिया जाता है परंतु वह उपस्थित न रहता है तो ग्राम पंचायत मैजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकती है और मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति पर जुर्माना कर सकते हैं। यह जानना जरूरी है कि किसी महिला को ग्राम पंचायत में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, परंतु उसका परीक्षण कमिश्नर द्वारा कमीशन अपॉइंट करके किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के न्यायपीठ के आदेश या डिक्री की अपील 30 दिन के भीतर किसी न्यायिक मैजिस्ट्रेट या सिविल जज या कलेक्टर के समक्ष की जा सकती है। यह प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उस अपराध की सूचना ग्राम पंचायत को दे जिसके अधिकार क्षेत्र में कोई अपराध हुआ है या वह उस ग्राम पंचायत द्वारा विचारणीय है। तो यह जानकारी थी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट के प्रोसीजर के बारे में जब वो अपनी जुडिशियल फंक्शंस एक्सरसाइज करते हैं। तो आशा करते हैं इस जानकारी से आपको कुछ लाभ प्राप्त हुआ। धन्यवाद।